नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बारे में। आज की वीडियो को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स। सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे मैनेजमेंट के कमेंट्री एंड देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है। थर्ड पार्ट में हम कंपनी के अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे कंपनी के टेक्निकल्स और देखेंगे कि चार्ट पे क्या इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है और क्या होना चाहिए हमारा स्ट्रैटेजी। क्या हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर कंपनी का मार्केट कैप देखिए दोस्तों, तो ये 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इसे एक लार्ज कैप कंपनी बनाती है। दिस इज़ ए डिविडेंड पेइंग स्टॉक। तो 0.31% का डिविडेंड यील्ड हम देख सकते हैं इस कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ गुड 23.0, डेट टू इक्विटी इज़ गुड 3.16। तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, और एनबीएफसी का जो मेन बिजनेस होता है वो बोरोविंग्स पे ही चलता है। तो इस कंपनी को हम डेट टू इक्विटी पे जज नहीं कर सकते हैं। अगेन जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज होती है उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम ही होता है, बिकॉज ये लेंडिंग पे काम करती है दोस्तों। आइए लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो ये अपने आईपीओ प्राइस पे ही आज के डेट पे आईपीओ प्राइस से स्लाइटली अप है। तो ये साइडवेज ही ट्रेड कर रही है। अब कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। बैलेंस शीट अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते जा रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगेन ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करते जा रही है। अगर हम कैगर के टर्म्स में देखिए तो लास्ट 5 ईयर्स में सेल्स 26% के कैगर से ग्रो कर रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखिए तो लास्ट 5 ईयर्स में 34% का प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा आ, है इस मार्केट सेगमेंट में दोस्तों। अगर हम फर्दर नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि कंपनी का जो रिजर्व्स है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। एंड बोरोविंग्स अगर देखेंगे तो कंपनी आराम से मार्केट से पैसे उठा पा रही है और बोरोविंग्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि अगेन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो ये कंपनी होल्ड करती है मार्केट में वो दिखाती है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें दोस्तों तो हम देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर्स से लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से पब्लिक का शेयर होल्डिंग्स जो स्टेक है वो डिक्रीज होते जा रहा है। वहीं अगर हम देखेंगे तो डीआईआई अपने स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एंड एफआईआई भी अगर देखा जाए नेट टू नेट तो वो भी अपने स्टेक इंक्रीज करते जा रहे हैं। प्रमोटर अपना स्टेक मेंटेन किए हुए हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो पब्लिक से शेयर्स लेते जा रहे हैं। अ, और इसका इसका बहुत बड़ा एक मीनिंग ये निकलता है दोस्तों कि जो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं बेसिकली, इनके पास एक रिसर्च का बहुत ही अच्छा टीम रहता है। इनका जो रिसर्च होता है वो बहुत ही इन डेप्थ होता है दोस्तों। और ऑब्वियस सा बात है, अगर ये अपने स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं इस कंपनी में एक वैल्यू दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस कंपनी में एक प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, और इसलिए वो अपने स्टेक बढ़ाते जा रही है। तो कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाते जा रही है तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है कि कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर हम लेटेस्ट कमेंट्री देखें मैनेजमेंट का तो हम समझेंगे कि कम जो बिजनेस है बेसिकली, अब लास्ट ये आई थिंक Q2 का अर्निंग रिपोर्ट है। तो अगर इस रिपोर्ट को देखेंगे दोस्तों तो हम समझेंगे कि जो कंपनी का जो टोटल स्पेंड्स है वो 53% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है, राइट। अगर इनका कार्ड्स इन फोर्स देखेंगे तो 19.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है। डैट मीन्स ये हर साल जो मार्केट में जो कार्ड्स है इनके जो अवेलेबल है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये जो कस्टमर है वो एक्वायर करते जा रहे हैं मार्केट में। ये जो बिज़नेस है दोस्तों ये काफ़ी स्टिकीनेस है, बिकॉज आप देखोगे एक बार क्रेडिट कार्ड लेने के बाद अगर आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने जाओगे। और वो एक बार जब कस्टमर बन जाता है तो वो उस
कंपनी के साथ, उस कार्ड के साथ बहुत ही लंबे समय तक एसोसिएटेड रहता है। एंड जो फर्दर अगर हम देखेंगे नीचे, तो हम देखेंगे कि कंपनी का कहना है कि आरबीआई का एक न्यू गाइडलाइंस आया था दोस्तों, जहाँ पे अनयूज्ड जो भी थे, इनएक्टिव जो क्रेडिट कार्ड थे, उनको उसको क्लोज कर दिया गया था। तो इससे इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया था। बट एसबीआई कार्ड इम्यून था, बिकॉज इनकी 95% ऑफ द पोर्टफोलियो वो कंसिस्ट होता है स्पेंड और बैलेंस एक्टिव कार्ड पे। बेसिकली ये फ़ी बेस्ड स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो अगर कस्टमर अपने कार्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं फॉर एनी स्पेंडिंग, तो वो उस पर चार्ज करते हैं। तो इधर तो इस बेसिस पे क्या होता है कि जो भी इनएक्टिव कार्ड होता है वो पहले से ही कम रहता है। अगर कस्टमर को वो कार्ड यूज़ नहीं करना है तो वो पहले ही क्लोज कर लेते हैं। तो इनके पास हमेशा एक एक्टिव कस्टमर्स का ही बेस रहता है। तो इसकी वजह से इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था। अगेन अगर हम देखेंगे तो जो डिजिटल पेमेंट का जो मार्केट है दोस्तों, वो नियरली 65% है बाई 2026। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाई 2026 डिजिटल पेमेंट जो सेगमेंट है वो 65% ऑफ द इंटायर पेमेंट डिजिटल पेमेंट से ही होगा। ऑल्सो ई कॉमर्स जो है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रो करेगा बाई 20 to 30%। तो ये एक जो क्रेडिट कार्ड का जो बिज़नेस है उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज अगर स्पेंडिंग बढ़ेगा और स्पेंडिंग बढ़ेगा तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा, बिकॉज इनका जो मेन बिजनेस है वो स्पेंडिंग पे ही आधारित है। एक जो मेन जो ड्रॉबैक जो देखने को आया था रिसेंटली वो ये था कि जो छोटे रिटेलर थे, जो छोटे दुकानदार थे, वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते थे, बिकॉज वहाँ पे जो एमडीआर चार्जेस होते थे 1.5 से 2% के बीच होता था। दैट मीन्स अगर कोई कस्टमर वहाँ पेमेंट कर रहा है तो जो बिज़नेस ओनर है उनको क्रेडिट कार्ड कंपनी को 1.5 से 2% का जो वैल्यू होता था वो देना पड़ता था। लेकिन यूपीआई के आने के बाद वो प्रेफर करते थे कि यूपीआई से ही पेमेंट हो, बिकॉज यूपीआई के पेमेंट में उनको कोई भी चार्जेस बैंक को नहीं देना पड़ता था। बट आज के डेट में देखेंगे तो आरबीआई ने नया गाइडलाइंस निकाला है, और वो गाइडलाइंस ये कहता है कि इन कमिंग फ्यूचर जो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। अगर ये हुआ तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के लिए। अगर नेट टू नेट देखा जाए तो इनका जो मार्केट शेयर है वो 18% है, एंड रिटेल का जो स्पेंड है वो भी 45% के रेट से ग्रो कर रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस। कॉर्पोरेट स्पेंड का देखें दोस्तों तो वो 34% के रेट से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इवन इन पॉस ऑल्सो दे हैव सीन अ ग्रोथ, बिकॉज जो मेजॉरिटी जो इनका जो पेमेंट होता है वो ई कॉमर्स चैनल के थ्रू होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर आज भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है, और उसमें इन्होंने जंप देखा है। इनफैक्ट इसकी वजह से इनका जो जो छोटे जो दुकानदार थे जिन्होंने कार्ड एक्सेप्ट करना मना कर दिया था बिकॉज ऑफ एमडीआर रेट चार्जेस, वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट इनके बैलेंस शीट पे नहीं आया है। तो बेसिकली हम अगर देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस जो है दोस्तों वो ग्रोइंग बिज़नेस है। अगर हम इसका पेनिट्रेशन देखेंगे तो आज के डेट में आप देखोगे जितनी भी कंट्रीज़ है, लाइक कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, यूनाइटेड किंगडम हो गए, तो यहाँ पे 50% के अबव जो पॉपुलेशन है वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करती है। हाउएवर अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में आज के डेट पे भी सिर्फ 4.6% जो पॉपुलेशन है वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो जो क्रेडिट कार्ड का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। तो एक ह्यूज पोटेंशियल हमें दिख रहा है कि यहाँ से 10x होने का चांस है। इनका जो पेनिट्रेशन अगर 10 टाइम्स हो गया तो
आप समझ सकते हैं कि इनके बैलेंस शीट पे कितना बड़ा जंप हमें देखने को मिलेगा। पूरा एंटायर क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए तो एसबीआई कार्ड्स का मार्केट शेयर इज़ नियर अबाउट 19%। तो अगर ये 4% का जो मार्केट शेयर है एंटायर क्रेडिट कार्ड का, ये अगर 40% भी हो जाता है तो ये कंपनी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा अ, अ, इनका स्टेक इस पूरे बिजनेस में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, आइए अब टेक्निकल चार्ट पे देखते कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ट्रेड कर रही है दोस्तों। आईपीओ में प्राइस लिस्ट होने के बाद कोरोना का, जब कोरोना ने हिट किया था उस समय प्राइसेस डाउन आए थे, एंड आफ्टर दैट ये स्ट्रॉन्ग बाउंस हमने यहाँ से देखा था। फिर यहाँ पे इसके एक ग्रुप ने इससे एग्ज़िट करना स्टार्ट किया था, तो ये शेयर तब से नीचे आने लगे अगेन बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटीमेंट जो चल रहा था मार्केट में कि बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम्स आए थे, एंड देन बहुत सारे फिनटेक आए थे जो कि आपको बिना क्रेडिट हिस्ट्री के आपको लोन दे रहे थे, तो उससे एक इम्पैक्ट देखा जा रहा था क्रेडिट कार्ड के बिज़नेस में। लेकिन चूँकि ये सारे जो बिज़नेस थे बीएनपीएल टाइप के, ये आरबीआई से एसोसिएटेड नहीं थे, आरबीआई के रेगुलेशंस में नहीं आते थे, तो आरबीआई एक गाइडलाइंस निकाल रही है और वो इस टाइप की फर्जी या इस टाइप की जो बिज़नेस है उसको या तो वो बोल रही है कि आप रजिस्टर करो, हमारे रूल्स हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलो, अदरवाइज़ उनको इंडिया में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो आरबीआई बेसिकली जब भी आप फाइनेंस की बात करते हो, बैंकिंग की बात करते हो, एनबीएफसी की बात करते हो, ये सारे आरबीआई से ही गवर्न होते हैं और आरबीआई के जो भी पॉलिसीज़ होते हैं वो इन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में भी हम देखेंगे तो ये एक इस्टेब्लिश कंपनी है एंड दे हैव देयर ओन पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड। तो अ, तो मुझे लगता है इस गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये सेफ बेट है। एंड अगर प्राइस देखेंगे तो ये जो प्राइस था मार्च 20 में, अगर मार्च 20 में प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट, तो हम देखेंगे 1245 का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, जो कि आज के डेट में 2119 हो गया लास्ट 12 मंथ्स में, राइट। तो प्रॉफिट लगभग डबल हो चुका है लेकिन प्राइस अभी भी वहीं पे है, राइट। एंड अगर हम इनका इनका मीडियन पी देखेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि 67.8 का मीडियन पी आता है। आज की डेट में कंपनी 35.7 के पी पे ट्रेड कर रही है। ये हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल देखिए तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। अगर मैक्रोज को हम इग्नोर करें, बिकॉज ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और फाइनेंस सेक्टर एंटायरली लिंक्ड है आपके ऑल दीज काइंड ऑफ जो अभी चल रहा है। अगर वॉर का सिचुएशन होता है, अगर आपका स्पेंडिंग कम होता है, मार्केट में रिसेशन आता है तो स्पेंडिंग कम होगा, तो एक स्लाइट इम्पैक्ट आ सकता है। बट अगेन इसको एज ए अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं एक अच्छे बिजनेस को एक्वायर करने में। अच्छे बिजनेस को आप डिप्रेस्ड टाइम पे ही परचेज करना चाहिए, सो डैट जो वेल्थ कंपाउंडिंग हो वो इनॉर्मस हमें दिख सकता है। आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए हैं। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों कि this video is meant for educational purpose, so please do not consider this as financial advice. Please consult your financial advisor before making any investment decision. आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। आई प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो विथ योर नियर एंड डियर वंस, and see you in the next video. Till that time, happy investing and happy compounding.